हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी के रीसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और थीम्स पता चल जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, जो बच्चे आने वाले दिनों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अलावा जो भी और अदर इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चंस करा दूंगा, जी के जीएस स्पेशल। ठीक है। तो जितने भी हमारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस कवर होंगे आपके हर सब्जेक्ट के। ठीक है। जितने जी के जीएस के जितने भी जो है सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे कवर करवा दिए जाएंगे। और इसके अलावा जिन बच्चों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी प्रीवियस ईयर के जो आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जी के जीएस के हर शिफ्ट में, तो वो सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और अगर कोई सजेशन है आपका क्लास के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेरी है तो उसे भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है भाई, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अब आपको चाहिए कि पीडीएफ, तो पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको जितनी भी पीडीएफ चाहिए हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं वो सारी पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा जो भी आपका अपडेटेड मटेरियल होगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जी के जीएस से रिलेटेड, और कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो भी आपको मिल जाएगी, दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी वो भी न्यूज़ मिल जाएगी। जहाँ भी आपका जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो आपको मैं जो है टेलीग्राम चैनल जो है उसी पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें और क्लास को कंप्लीट देखिए भाई। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हम सारी चीज़ें यहीं देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, What was the role of National Dairy Development Board in the Technology Mission on Oilseed? तो ये कह रहा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो टेक्नोलॉजी मिशन था ऑयल सीड पर, उसका जो रोल था वो क्या था। टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन, तो भाई मिल्क प्रोडक्शन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, तो इस जो ऑप्शन है इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑयल सीड की पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हो रही है, ऐसे आपको एग्जाम में भी सोचना है इसी तरह से। तो इस वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। टू रेगुलेट ट्रेड पॉलिसीज़, तो यहाँ पे ट्रेड की बात तो हो नहीं रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। तो ट्रेड को भी हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं क्या ऑप्शन है, टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की भी कोई बात नहीं हो रही है, और वो दूसरी जो है एजेंसी है जो कि मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को देखती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। देखिए कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ध्यान में रखना है। टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट, अगर कोई बोर्ड बना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, तो यहाँ पे क्या करेगी भाई, इसका काम क्या होगा, तो मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है। जब आप पढ़ेंगे सारे ऑप्शन को तो यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी पे। तो पहला वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ट्रेड पॉलिसीज़, ये इसका काम नहीं है ट्रेड पॉलिसीज़ को रेगुलेट करना, और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, बस थोड़ी आपने कहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे भाई। ठीक है। ऑयल सीड, जैसे यहाँ पे टर्म है ऑयल सीड, तो यहाँ पे भी ऑयल सीड है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा ये। ठीक है भाई। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1986 में लॉन्च किया था, टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑयल सीड।
और देखिए भाई, हिंदी में ये बाइलिंगुअल क्लास है और हिंदी में इसके साथ साथ दे रखा है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें वही है, बस मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं वो हिंदी में भी दे रखी हैं। ठीक है भाई, तो बाइलिंगुअल क्लास रहेगी हमारी लास्ट तक बिल्कुल। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दिस मिशन हेल्प्ड इंडिया मूव टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंस इन एडिबल ऑयल्स बाय 1990। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन ऑपरेशन फ्लड। वाइट रिवॉल्यूशन में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। एंड ऑयल सीड प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर improved significantly due to better seed varieties and technology adoption। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, जो टेक्नोलॉजी मिशन है ऑन ऑयल सीड कब लॉन्च किया था, तो 1987 में। ठीक है, टू मैनेज प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑयल सीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है भाई। तो इन विच ईयर वर द मेजर इकोनॉमिक, तो उस क्वेश्चन से आप क्या समझे पिछले वाले क्वेश्चन से, तो आप समझे कि कोई भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको पढ़ना है, उसके रोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं, बस वो जरूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो मेजर इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे इंडिया में, तो वो कब हुए थे, तो यहाँ पे आपसे ईयर पूछ रहा है। तो 1990, 1985, 2000 या 1991। तो आपको पता होगा जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। ठीक है भाई, तो इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कई बार आपसे पूछ लेगा एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे। ठीक है, और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, एंड फाइनेंस मिनिस्टर। दे कैन ऑल्सो आस्क द फाइनेंस मिनिस्टर, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बोथ पॉइंट्स, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1991 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंट्रोड्यूस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, एंड फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। एम्स क्या था, एम्स वाज टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड रिवाइव इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस जो राज था उसे ख़त्म कर दिया गया था। जो हमारे ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इसमें लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स वर लिबरलाइज टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल्स। तो जो एफडीआई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, उसकी नॉर्म्स को लिबरलाइज कर दिया था ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कैपिटल है, वो इंडिया में जो है अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रीजन फॉर डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये कह रहा है कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन देखा गया है, तो उसका क्या रीज़न है भाई, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज होंगे तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि डिक्लाइन होगा एग्रीकल्चर में, बल्कि उसकी वजह से तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आना चाहिए और ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो राइज होना चाहिए वो तो राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अपोजिट में दे रखी है ये, बल्कि एमएसपी अगर इंक्रीज होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा और राइज करेगा। तो पहली स्टेटमेंट को हम जो है एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरा जो ऑप्शन है, ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रो हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रो हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़, तो अगर हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं तो उससे क्या होगा, ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रो हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पे रखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स एंड रिड्यूस्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स, तो जब हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कैश क्रॉप्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इरिगेशन में जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होगी एग्रीकल्चर में, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन इरीगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर इरीगेशन में इंक्रीज होगा तो भाई जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो इसकी वजह से डिक्लाइन नहीं होगा एग्रीकल्चर में। तो ये पहला और डी ऑप्शन गलत है। आप देखते हैं ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ हायर होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटेक्शन जो है ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़, अधिक आयात शुल्क द्वारा अधिक सुरक्षा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है भाई। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स। तो जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ हो गया है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी तरफ, एंड रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से थोड़ी पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हुआ है 1991 में। तो इसका जो आंसर है शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स रिड्यूस्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इरिगेशन रिसर्च डिक्लाइंड आफ्टर 1991। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन में रिसर्च जो प्रोजेक्ट हैं उनमें, उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स मेड फार्मर्स वुल्नरेबल टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन। अब जो फार्मर्स हैं उन्होंने कैश क्रॉप्स की तरफ जो है शिफ्ट किया था, तो उसकी वजह से वुल्नरेबल हैं टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस के। रूरल क्रेडिट अवेलेबिलिटी बिकम लिमिटेड ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। जब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए थे तो उसकी वजह से जो रूरल जो लोन की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई है। ठीक है, हो गई थी। नेक्स्ट है इनपुट कॉस्ट फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी और सीड्स। इनपुट कॉस्ट जैसे कि ये है आपका वीट का पौधा, तो इसके लिए सीड चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनको क्या बोलते हैं, इनपुट कॉस्ट। इंक्रीज्ड आ फास्टर देन आउटपुट कॉस्ट। जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट प्राइस है उससे ज़्यादा रहता है इनपुट कॉस्ट। ये भी एक जो है मेजर रीज़न है। ठीक है, डिक्लाइन का। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट स्लोड डाउन कंट्रीब्यूटिंग टू दी रूरल डिस्ट्रेस। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट स्लोड डाउन कंट्रीब्यूटिंग टू दी रूरल डिस्ट्रेस, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर डिफिकल्टी इन द डेटा कलेक्शन प्रोसेस फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। तो जब हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या मेजर डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े एकत्र करने में मुख्य कठिनाई क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग ट्रेड स्टेटिस्टिक्स एक्यूरेटली। ऑप्शन बी है लैक ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज फॉर एडवर्टाइजिंग, लैंग्वेज बैरियर इन इकोनॉमिक ट्रीटीज, एंड फोर्थ है एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड ग्लोबली। तो इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर यही है, एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड ग्लोबली। ठीक है, ये एक मेजर डिफिकल्टी है डेटा कलेक्शन प्रोसेस में, हैप्पीनेस इंडेक्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी द हैप्पीनेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन दी सर्वेज मेजरिंग ऑब्जेक्टिव वेलबींग सब्जेक्टिव वेलबींग्स। डिफरेंट कंट्रीज आर यूज्ड डिफरेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सर्वे मैथडोलॉजीज मेकिंग कंपैरिजन डिफिकल्ट। डेटा इंक्लूड्स पैरामीटर्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड करप्शन लेवल। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय, ये जरूर ध्यान रखना है आपको किसके द्वारा पब्लिश होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। कंसिस्टेंट मैथडोलॉजी इज असेंशियल टू रैंक कंट्रीज एक्यूरेटली। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया। तो प्राइमरी गोल क्या है बिम्स्टेक का जो फ्री ट्रेड एरिया है उसका, तो ऑप्शन ए है टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर एंड एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, बाकी स्टेटमेंट को भी हमें पढ़ना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखें। चारों के चारों जो आपके ऑप्शन है वो हमेशा आपको पढ़ने हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ पहला ऑप्शन देखा और सीधा टिक लगा दिया।
तो ऑप्शन बी है टू एस्टेब्लिश अ कॉमन करेंसी अमॉन्ग बिम्स्टेक नेशंस। तो कॉमन करेंसी की बात हो रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई इसका गोल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी है टू रेगुलेट ट्रेड पॉलिसीज ग्लोबली। ग्लोबली की बात नहीं है भाई, बिम्स्टेक तो एक रीजनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये ग्लोबली की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन बी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी है टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंजेस। हाँ, कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है, बट सिर्फ प्राइमरी गोल नहीं हो सकता ये। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एस्टेब्लिश्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 6 जून 1997 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। जो इंडिया के आसपास की कंट्री है वही है, बाकी थाईलैंड भी आप याद रखें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, बिम्स्टेक तो यहाँ पे कितने हैं बिम्स्टेक, तो यहाँ पे कितना है, ये टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से ऐसे याद रख सकते हैं, 7 कंट्री हैं। तो इंडिया और उसके आसपास की जो कंट्री है, उसके अलावा थाईलैंड याद रखें, बाकी तो आपको याद हो जाएंगी। फ्री ट्रेड एरिया एम्स टू बूस्ट इंफ्रा जो है इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेगोशिएशंस इंक्लूड trade in goods, services, investment, and technical cooperation. It acts as a bridge between South Asia and Southeast Asia. Next question है, which scheme was launched to promote entrepreneurship among SC and ST communities? तो SC ST communities के बीच में जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, ये आपको बताना है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और स्टैंड अप इंडिया, और मेक इन इंडिया। तो स्टैंड अप जो इंडिया स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST एंड वुमेन्स। ठीक है भाई, तो ये 2016 में स्टार्ट करी थी ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक, स्टार्टअप इंडिया ये भी 2016 में। ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन टेक्नोलॉजी इस सब को बढ़ावा देने के लिए। आत्मनिर्भर भारत 2020 में स्टार्ट की गई थी कोरोना के टाइम पे, और मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट की गई थी भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इसका जो आंसर है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक मिनट रुकिए भाई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लॉन्च कब की गई थी ये, अप्रैल 2016 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में प्रोवाइड बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये जरूर ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट। एटलीस्ट 1 SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर पर बैंक branch is supported. Objective is to encourage entrepreneurship and job creation at grassroots level. Scheme is operated through all scheduled commercial banks. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। कॉलम ए है और कॉलम बी है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो डिमांड एंड प्राइस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो पहले का जो है ये दूसरा है, बाकी यहाँ पे आई थिंक ये मिले हुए हैं ये पहले से ही। तो लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड एंड प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, बियॉन्ड अ पॉइंट इंक्रीज इनपुट डिक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एक सीमा के बाद इनपुट बढ़ाने पर सीमांत उत्पाद घटता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट राइज देन फॉल। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट का 2 और बी का फर्स्ट एंड सी का थर्ड, पहले से ही मिला हुआ है। तो आपको डेफिनेशन में भी ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ये ज़रूर पढ़ लें, और मार्जिनल जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में
भी ज़रूर पढ़ें, लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, इन्वर्स रिलेशन है इनके बीच में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट डिस्कवर्स बाय डेविड रिकार्डो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है भाई। लॉ ऑफ वेरिएबल proportions applies to short run production when one factor is variable. These laws are fundamental to microeconomics. They explain consumer and producer behavior in a market economy. Next question है, which institution was established in 1961 to promote management education in India? So which institution was established in 1961 to promote management education in India? तो प्रबंध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से नहीं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये भी नहीं हो सकता। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्ड एसोसिएशन से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं भी पता है एग्जैक्टली तो भी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेट करने होते हैं हमको ऑप्शंस एग्जाम में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो आपने सारा कुछ पढ़ा है डिक्टो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कई बार जो हमने पढ़ा है बस उसको अप्लाई करना है अच्छे से एग्ज़ाम में जाके। ठीक है, एग्ज़ाम में जाके एक तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपने, और दूसरा भाई बिल्कुल ऐसे नहीं सोच के जाना है कि जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वही आएगा, उससे थोड़ा बहुत बाहर आ सकता है। तो अपनी कॉमन सेंस को ज़रूर साथ लेके जाना है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बाकी फर्स्ट IIM was set up in Calcutta 1961 collaboration with MIT Harvard. Second IIM was established in Ahmedabad, और IIM provide जो है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन इन मैनेजमेंट। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एडमिशन थ्रू, एडमिशन कैसे होता है, कैट के थ्रू, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसके थ्रू। टोटल 21 IIM है इंडिया में। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो बना है वो IIM मुंबई बना है, IIM मुंबई, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्योडिटी। तो घटते सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपयोग करता है तो क्या होता है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन ए। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट एन इंक्रीज रेट, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, तो ये भी गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो है घटती है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट्स डिक्रीजेस। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द लॉ वॉज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट हरमन जो है हेनरिच HS गोशेन ने। इट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सैचुरेशन। टोटल यूटिलिटी कीप्स इंक्रीजिंग till marginal utility is positive, starts falling when marginal utility becomes negative. It explains downward sloping demand curve. Examples, eating first slice of pizza gives more satisfaction than fourth and fifth slice. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है उस टर्म को क्या बोलते हैं जब वर्कर्स शिफ्ट करते हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ एंड सर्विसेज की तरफ। ठीक है, तो कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो टर्म पूछ रहा है, इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं बोल सकते, अर्बनाइजेशन भी नहीं कहेंगे, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन नो, इकोनॉमिक ट्रांजिशन बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इकोनॉमिक ट्रांजिशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ है, मशीनरी का जो है यूज़ बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन में शहरीकरण होगा, नगरीकरण। ठीक है, और ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑक्यूपेशंस में।
तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है इकोनॉमिक ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन रेफर्स टू स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, लेबर मूव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, टू सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी सेक्टर सर्विसेज में। इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। इंडिया स्टिल हैज़ 40% plus workforce in agriculture. Countries like UK, USA completed transition during Industrial Revolution. It raises per capita income and productivity. इससे जो है पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ महारत्ना कंपनी एज ऑफ 2024। तो 2024 तक कौन सी इनमें से महारत्ना कंपनी नहीं है, ये आपको बताना है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी एक महारत्ना कंपनी है, तो ये नॉट पूछ रहा है, नॉट मीन्स नहीं है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी एक महारत्ना कंपनी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक महारत्ना कंपनी है, तो ये भी गलत है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये एक महारत्ना कंपनी नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो महारत्ना स्टेटस गिवन टू टॉप परफॉर्मिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। As of 2024, there are 13 Maharatna companies in India, including ONGC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल, गेल, भील, और भी काफ़ी सारी हैं। तो 13 महारत्ना कंपनीज़ हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मिनी रत्ना कैटेगरी है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की, ये महारत्ना कंपनी नहीं है। महारत्ना स्टेटस गिव्स ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। जो महारत्ना कंपनीज़ हैं उन्हें ज़्यादा जो है फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर माना जाता है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, तो ये नहीं होगा इसका पहला वाला। कस्टम ड्यूटी इज़ ऑल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी इज़ ऑल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इज़ लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया गया था 2015 में। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज लाइक जीएसटी, कस्टम। डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हायर इनकम हायर टैक्स रेट। एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो टर्म पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, इतना ज़रूर ध्यान रखना है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे राइज हो रहा है जनरल प्राइस लेवल में, तो इन्फ्लेशन बोलेंगे उसे। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजेस, जब इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मेजर्ड यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मेजर करते हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड गुड फॉर इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाइपर इन्फ्लेशन कैन डीस्टेबलाइज इकोनॉमी। एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे 2008 में। कंट्रोल्ड यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी है, कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को? तो आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉज जो इन्फ्लेशन होता है, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दो तरीके से इन्फ्लेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड। जब एग्रीगेट जो है डिमांड ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा जब? तो उस टाइम पे भाई इन्फ्लेशन रहेगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू जनरल प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अकर्स व्हेन डिमांड इज हायर देन सप्लाई।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे, मेजर्ड बाय सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। Moderate inflation indicates growing economy, but high inflation reduces purchasing power. Controlled by monetary policy, RBI in India uses repo rate, CRR, SLR के द्वारा जो है monetary policy के द्वारा जो inflation है उसे control करती है RBI. Another type is cost pull inflation caused by rising production cost. Next question है the basic problem studied in microeconomics is। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन की जाने वाली मूलभूत समस्या है, तो ये आपको बताना है। तो पॉवर्टी नहीं भाई, बेसिक प्रॉब्लम पूछ रहा है स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक है। रिसोर्सेज की स्केयरसिटी है बट अनलिमिटेड वांट्स है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड इंडिविजुअल यूनिट्स, कंज्यूमर, फर्म्स एंड मार्केट। द बेसिक प्रॉब्लम इज स्केयरसिटी, resources are limited but wants are unlimited. Economics studies how to allocate scarce resources efficiently. Microeconomics deals with the demand, supply and price determination. Opportunity cost concept arises due to scarcity. Famous definition by Lionel Robbins: economics is the science of scarcity and choice. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें आप लिख भी सकते हैं A4 साइज़ पे। मैंने आपको पहले भी बताया A4 साइज़ को ऐसे डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में लाइन खींच के, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखते जाएं ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे जो आपको नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा अगर हम मेजर करें तो इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नहीं है। तो व्यय पद्धति द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कौन सा घटक नहीं है। तो इसमें है भाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नहीं है। नेट फैक्टर ये तो है इसका जो एक्सपेंडिचर मेथड में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसका आंसर है, ये नहीं है भाई इसके कंपोनेंट। बाकी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये भी है। तो ऑप्शन A, C और D ये तो कंपोनेंट हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जो है कंपोनेंट नहीं है जीडीपी का बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन एंड G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X को है इम्पोर्ट और जो है M जो है एक्सपोर्ट, तो X माइनस M, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट जीएनपी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिया जाता है। जीडीपी मेजर्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। एक्सपेंडिचर मेथड फोकसेज ऑन फाइनल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। याद रखना है, ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फॉरेन बैंक है उनका रेगुलेशन इंडिया में कौन करता है ये आपको बताना है। तो कौन नियंत्रण करता है उनका। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं भाई, सेबी नहीं, नीति आयोग नहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा फॉरेन बैंक्स जितनी भी बैंक है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट फॉरेन बैंक्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RBI regulates foreign banks under Banking Regulation Act 1949. Foreign banks must follow RBI norms on CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, priority sector lending। ठीक है, तो जो है RBI फॉरेन बैंक को ये सब नॉर्म्स के लिए बोलेगा। ठीक है, तो RBI रेगुलेट करेगा। दे आर अलाउड टू ओपन ब्रांचेज और सब्सिडियरीज विद RBI अप्रूवल। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, सिटी बैंक है, HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर है।
RBI ensures financial stability, compliance with FEMA and KYC norms. Foreign banks contribute to the forex inflow and international trade finance. तो पहले 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पता होने चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया. तो ये भाई रिकमेंडेशन कह रहा है, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया. तो ऑप्शन ए है अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट फ्रीली. ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स टू अर्बन एरियाज. तो ये नहीं है भाई, ऑप्शन बी गलत है. बैन फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, नो. एनकरेज फॉरेन बैंक्स टू एक्सपेंड ऑपरेशंस इन इंडिया. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट फ्रीली. थोड़ी बहुत तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बल बिल्कुल फ्रीली नहीं ऑपरेट कर सकते ना, कोई तो रेगुलेशन के लिए होगा. तो इसमें जो रिकमेंडेशंस था रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो एनकरेज फॉरेन बैंक्स टू एक्सपेंड ऑपरेशंस इन इंडिया. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. तो फॉरेन बैंक्स रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर 1949 का जो एक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू. तो अर्थशास्त्र में अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अवधारणा किससे संदर्भित है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इकोनॉमिक्स में, ये आपको बताना है. तो ऑप्शन है आपके, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन अ चॉइस इज मेड. तो यही इसका आंसर है. ठीक है, द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. ये नहीं है भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन. द कॉस्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव, नहीं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यही होगा इसका आंसर. तो ऑप्शन सी इज गलत आंसर है भाई, ऑप्शन सी गलत है. फोर्थ है, द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, नो. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन अ चॉइस इज मेड. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द रियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस. इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स used for decision making. Every choice involves trade off. Opportunity cost measures the benefits of the foregone alternatives. It applies to individuals, firms, and governments. Ignoring opportunity cost can lead to inefficient resource allocation. Choosing to invest in machinery over marketing may have an opportunity cost of lost sales growth. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो कौन सा राज्य था जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फ़ायदा हुआ था. पहला स्टेट कौन सा था वो, तो उत्तर प्रदेश तो नहीं था भाई, राजस्थान भी नहीं था. दो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हरियाणा और पंजाब में कन्फ्यूजन में आ सकते हैं. तो पंजाब पहला स्टेट था जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से फ़ायदा हुआ था. ठीक है भाई. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1960s, लेट 60s में स्टार्ट हुआ था. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. पंजाब वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू व्हीट एंड राइस वैराइटीज. दैट रिवॉल्यूशन इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड ensured food security. Irrigation, fertilizers, and mechanization were key components. It helped India move towards self-sufficiency in food grains. Other states adopted the technology gradually. Punjab's success. तो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, और लेट 1960s में स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. स्टेटमेंट 1 कह रही है, अ बैंक्स मेन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट्स इट होल्ड्स. तो बैंक की लाइबिलिटी कौन सी है भाई, जो कस्टमर्स होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ये बैंक है, ये कस्टमर है. ये जो डिपॉजिट करेगा, अब बैंक को क्या देना पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों देने पड़ेंगे. तो बैंक की क्या होगी, लाइबिलिटी. तो जो डिपॉजिट्स आते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है. तो पहली स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है. ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं, बाइंग और सेलिंग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनकी बाइंग और सेलिंग चलती है आरबीआई के द्वारा. थर्ड स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट है, द बैंक रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स. तो जो आरबीआई जो है लोन देती है कॉमर्शियल बैंक्स को, जिस रेट पर देती है उसे बैंक रेट कहते हैं. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर.
Banks' liability mainly consists of deposits received from customers. Open market operations are key tool for monetary policy. Bank rate is used by RBI to control liquidity in the economy. Open market operations helps regulate short-term interest rates and money supply. So statement 1 and third reflect basic principles of banking and monetary policy. RBI uses these instruments to maintain financial stability and inflation targets. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। तो गवर्नमेंट बॉडी की बात कर रहा है, विच गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स को जो है जो है मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो हो नहीं सकती है, बात हो रही है ऑयल सीड की टेक्नोलॉजी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए गलत है बिल्कुल, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। ऑयल सीड की बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। The technology mission on oilseed was launched in India 1986 to 87. Its main aim was to achieve self-sufficiency in edible oils. The mission focused on increasing production, improving processing, and ensuring quality seeds. And National Dairy Development Board also supported allied programs in oilseed production. It contributed to rural development and farmers' income enhancement. The Ministry of Agriculture coordinated research, extension and procurement activities. Next question है, what is the primary purpose of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016? तो प्राइमरी पर्पज़ पूछ रहा है आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का। तो पहला जो ऑप्शन है, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक ये नहीं है इसका रेगुलेट करना। तो सेबी किस लिए बना है भाई फिर? तो ऑप्शन ए इज़ गलत है। तो ऑप्शन बी, टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आईबीसी प्रमोट करेगा, नहीं, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग है भाई। ऑप्शन सी है, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेस, बिल्कुल सही, यही है इसका आंसर, ऑप्शन सी, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेसेस। ऑप्शन डी क्या कह रहा है देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन सारे पढ़ने हैं बिल्कुल, चाहे आपको आता हो फिर भी एक बार पढ़ना है। कई बार आप फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लगेगी कि यही सही है, तो वह कई बार होती नहीं है, वो एग्जामिनर आपको फंसाता है थोड़ा वहाँ पे। तो ऑप्शन डी है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम फाइनेंशियल हरासमेंट, नहीं भाई। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन बिजनेसेस। तो IBC Insolvency and Bankruptcy Code of India was enacted in 2016 to consolidate existing insolvency laws in India. It provides a time-bound resolution process for companies and individuals. IBC aims to maximize assets value and to protect creditor interest. Insolvency resolution must be completed within 180 to 270 days. It discourages delayed payment and strengthens the credit market. IBC has improved ease of doing business and financial discipline. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन जो टर्म है ये क्या रेफर करती है, इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है, ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है ग्रोथ होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो यही इसका आंसर है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी क्या है, डिक्रीजेज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे डिक्रीज होगा, नहीं भाई ये गलत है। ऑप्शन सी है, एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, तो ये भी गलत है भाई। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, नो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए जैसे मशीनरी में हम पैसा लगाते हैं, मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, अगर मान लो किसी की कंपनी है
कंपनी में जो भी मशीनरी वगैरह लाई जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ मशीनरी, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, जब हम इन्वेस्ट करेंगे मशीनरीज में। तो यही है बस कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल भाषा में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू क्रिएटिंग फिजिकल असेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. It involves saving and investment in productive assets. Higher capital formation increases employment and income generation. It is a key indicator in national accounts for measuring economic development. Both public and private sector investments contributes to capital formation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो क्रोनोलॉजी में बताना है भैया आपको। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, डॉक्टर वाई वी रेड्डी, डॉक्टर एस सुब्बाराव, उर्जित पटेल और श्री संजय मल्होत्रा। तो अर्लियर टू लेटेस्ट लगाना है। तो ये है भाई ऑप्शन डी। सबसे पहले थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी, फिर उनके बाद सुब्बाराव, डॉक्टर उर्जित पटेल, फिर श्री संजय मल्होत्रा। तो ये इनका कार्यकाल दे रखा है 2003 से 2008। तो वाई वी रेड्डी जी हैं, डी सुब्बाराव का 2008 से 2013, उर्जित पटेल जो है 2016 से 2018। उसके बाद श्री संजय मल्होत्रा इज एन एक्टिंग गवर्नर इन, ठीक है, रिसेंट ईयर्स। तो आरबीआई गवर्नर्स इन्फ्लुएंसेस मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग रेगुलेशन। ठीक है, तो ये थी क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जो थीम्स हैं वो हमने देख लिए हैं। टॉपिक्स कौन कौन से कहाँ कहाँ से मॉनेटरी पॉलिसीज़, जैसे कि वहाँ से आ सकते हैं एसएलआर और सीआरआर, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। बैंक रेट से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, बजट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको जो है थीमेटिक एरियाज़ पे ज़रूर काम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनको ज़रूर कवर करना है आपको। तो यहाँ पे हमारे PYQ जो है हमने जो है इकोनॉमिक्स के कर लिए, अब दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ले आएंगे। तो 25 क्वेश्चंस की आई थिंक क्लास ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है नहीं तो क्लास। बाकी आपका जो सजेशन रहे वो आप जैसे कहेंगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लंबी क्लास चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। बाकी मेरा मानना तो है ये है कि CGL में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी की तरह हम प्रैक्टिस करें यहाँ पे भी, क्लास में भी, ठीक है। तो आप इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह भी लगा सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मतलब एक लेवल ठीक ठाक ही क्वेश्चन रहेगा। आपने देखा भी होगा कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने दिया है तो भैया आपको हर तरीके के लिए प्रिपेयर रहना है। बाकी आपको PYQ जरूर करके जाना है। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देख लें, और इसके बाद एक और आएगा इकोनॉमिक्स का लेक्चर। तो जो भी हमारे SSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2025 में, 24 में, 23 में, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहीं पे। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, PDF, ठीक है। PDF में जितने भी इम्पोर्टेंट जो है हमारे सब्जेक्ट वाइज मटेरियल है सारा मिल जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ, ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है आने वाली क्लासेस की वो आपको मिल जाए।